क्लास 8। आज मैं आपको आपके हिंदी की द्वितीय पाठ्यपुस्तक से पाठ 4 शब्द विचार समझाने जा रही हूँ। जुड़िए और समझिए। यहाँ पर बेटा एक कविता दी गई है, उस कविता को आप ध्यान से पढ़िए और जब कविता आप पढ़ेंगे, उसे बोलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये एक हमें अर्थ प्रदान कर रही है कविता। एक एक शब्द जो है हमें अर्थ प्रदान कर रही है और अर्थ हमें कैसे पता चलेगा? शब्दों के कारण। तो चलिए पहले ध्यान से कविता को पढ़िए बेटा। छोटी सी नदी हमारी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। तल में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक बार उजले जैसे घाम। तो इसमें बेटा एक एक शब्द क्या कर रहा है? अर्थ प्रदान कर रहा है। और अर्थ हमें कैसे पता चला? शब्दों के कारण। आपने कविता का अर्थ पढ़कर व बोलकर जाना, यह अर्थ हमें शब्दों के कारण ज्ञात हुआ। अब नीचे दी गई ध्वनियों और उनके अर्थ को समझिए। अब यहाँ देखिए बेटा यहाँ पर है सा गौला। अब सा गौला में स आ ग औ ल आ, सा गौला। लेकिन सा गौला का बेटा कोई भी अर्थ नहीं होता है, सा गौला का कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ देखिए ग औ स आ ल आ, गौशाला। गौशाला का अर्थ है, गौशाला का अर्थ होता है बेटा गाय रखने का स्थान जहाँ पर गाय रहती हैं। सौगौला का कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो बेटा शब्द ऐसा होना चाहिए जो हमें अर्थ प्रदान करे, शब्द ऐसा हो जिसका हमें एक सार्थक अर्थ प्राप्त हो। जो बेटा शब्द हमें कोई अर्थ नहीं देता है वह शब्द जो है सही है ही नहीं। अब आइए बेटा पेज नंबर 48 पर। फिर है हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपने भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिसके माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं। बेटा हम लोग दैनिक जीवन में अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो वह हम चाहे बोलकर प्रकट करते हैं या फिर लिखकर प्रकट करते हैं। दो ही माध्यम है। अपनी बातों को एक दूसरे को बताने के लिए, अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए दो ही माध्यम है, या तो हम बोलकर बताएंगे या फिर हम लिखकर बताएंगे। तो बोलते हैं जब हम लोग बेटा, जब बोलते हैं तो बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं और जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं या दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया है बेटा काजल। अब देखिए काजल में कितनी ध्वनियाँ हैं। काजल तो एक ही शब्द है बेटा, लेकिन एक शब्द में देखिए कितनी ध्वनियाँ हैं। क आ ज आ ल आ, काजल। तो 1 2 3 4 5 6 ध्वनियाँ हैं बेटा एक शब्द में। काजल एक शब्द में 6 ध्वनियाँ हैं। इसी तरह से मिठाई, माधव, गायक। तो उपर्युक्त उदाहरण में अनेक ध्वनियाँ हैं, है ना बेटा। शब्द तो एक है, लेकिन देखिए जब हम ध्वनियों को विभक्त किए, अलग अलग किए, तो कितनी ध्वनियाँ हैं। इन ध्वनियों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसके द्वारा ही वक्ता अपनी बात श्रोता को समझा पाता है। तो बेटा ध्वनियों को हम मिलाते हैं, जो ध्वनियाँ हैं उन ध्वनियों को मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद सार्थक इकाई बनती है। एक शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं, तो इन ध्वनियों को बेटा हम क्या करते हैं, मिलाते हैं और मिला करके एक सार्थक इकाई बनाते हैं और उसी सार्थक इकाई के द्वारा जो है बोलने वाला अपनी बात सुनने वाले तक पहुंचाता है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, हर एक शब्द का बेटा अर्थ होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व है। निरर्थक शब्दों या ध्वनियों के मेल द्वारा अपनी बात नहीं समझाई जा सकती है।
तो इस तरह से बेटा हर एक शब्द का अर्थ होता है, और जिस शब्द का अर्थ नहीं होगा वह शब्द सही नहीं है। व्याकरण में केवल एक सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। हमारे बेटा व्याकरण में जितने शब्द सार्थक होंगे, मतलब जो हमें एक अच्छा अर्थ देते हैं, हमें एक अर्थ प्रदान करते हैं, मात्र उन्हीं शब्दों का ही महत्व होता है। निरर्थक शब्दों का या निरर्थक जो ध्वनियाँ होती हैं बेटा, उनके द्वारा ना हम अपनी बात समझा सकते हैं ना बता सकते हैं। इस तरह से बेटा शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती। वैसे तो शब्द की सिंपल सी एक परिभाषा है कि वर्णों के मेल से शब्द बनता है, या वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती। तो ये है बेटा शब्द की परिभाषा। अब है विशेष। वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। आपको भी पता है कि हम वर्णों को मिलाएंगे तो शब्द बनता है। फिर है शब्द स्वतंत्र इकाई होते हैं, इनका अपना अर्थ होता है। शब्द जो होते हैं बेटा स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, और प्रत्येक शब्द का एक अपना अर्थ होता है। फिर है वाक्य में पदों का सामान्य क्रम, कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया का होता है। वाक्य में बेटा जब पदों, जो वाक्य होता है उसमें पदों का जो सामान्य क्रम होता है, तो सामान्य क्रम में क्या होता है बेटा? कर्ता होगा, कर्म होगा, और सबसे अंत में क्या होगा? क्रिया होगा। वाक्य की बात कर रहे हैं बेटा हम। वाक्य में क्या होगा? वाक्य का जो पद होता है उसमें क्रम क्या होता है? क्रम ये होगा कर्ता, फिर कर्म, और सबसे अंत में क्रिया। शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। क्लास 8 हम बेटा बहुत पहले से आपको शब्द के विषय में बताते आ रहे हैं कि शब्दों के मेल से ही क्या बनता है? हमारा वाक्य बनता है, और वाक्यों के मेल से ही हमारी भाषा बनती है। तो जो शब्द है बेटा वह शब्द ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो। और फिर शब्द जो है वर्णों के मेल से बनता है। शब्द स्वतंत्र होता है, हर एक शब्द का अर्थ होता है। और वाक्य में बेटा जब पदों का जो क्रम होता है तो उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया होता है। अब है पद। अब देखिए पद क्या है? बगीचे रमा रही है टहल में। अब बताइए, तो गलत है ना? सही क्या है? रमा बगीचे में टहल रही है। पुस्तकालय शांति में है बैठते से, पुस्तकालय में शांति से बैठते हैं। फिर मेट्रो में के शहरों सुविधा चलने हो से गई। बेटा यहाँ पर हमारा सही क्रम ही नहीं है। अब सही क्रम ना होने के कारण जो है हमें बात समझ में ही नहीं आ रही, जबकि सही क्या है? शहरों में मेट्रो के चलने से सुविधा हो गई है। अब आइए बेटा पेज नंबर 49 पर। ऊपर बादल में शब्द लिखे हैं, परंतु जब इनका प्रयोग एक सार्थक इकाई के रूप में अर्थात वाक्य में किया जाता है तब ये पद बन जाते हैं। जो शब्द है बेटा जब इन शब्दों का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं सार्थक इकाई के रूप में, सार्थक इकाई के रूप में मतलब वाक्य में करते हैं, तब ये पद बन जाते हैं। इन शब्दों को व्याकरण के नियमों लिंग वचन कारक के अंतर्गत बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग होने पर ये स्वतंत्र नहीं होते। शब्द बेटा स्वतंत्र होते हैं ना, लेकिन जब उन शब्दों का प्रयोग हम एक वाक्य में कर देते हैं तब ये शब्द स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। बेटा वर्णों के सार्थक मेल से बनाई गई सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। और वही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और वाक्य में प्रयोग होता है तब वह पद कहलाता है। क्लास 8 ये शब्द और पद मेरे पढ़ाने के उपरांत, मेरे समझाने के उपरांत आप फिर से बहुत अच्छे से एक बार देखिएगा। बेटा शब्द सार्थक होना चाहिए, सार्थक इकाई होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, वह हमें एक अर्थ प्रदान करे, तभी उसका महत्व व्याकरण में होगा। वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई को बेटा शब्द कहते हैं। और जब वही शब्द
वही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंद कर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है, पद कहलाता है। अब पद के विषय में क्या विशेष है? वाक्य पदों के मेल से बनता है, शब्दों के मेल से नहीं। वाक्य जो होता है बेटा, एक एक पद मिला करके ही वाक्य बनता है, शब्दों के मेल से नहीं बनता है। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं होते हैं। वाक्य और भाषा में पद होते हैं। तो ये है बेटा पद के विषय में, आपको समझ में आ गया होगा। वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई शब्द कहलाती है, और जब वही शब्द बेटा व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और बंध कर वाक्य में प्रयोग होता है तब वह पद कहलाता है। समझ में आ गया ना कि वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई शब्द कहलाती है और व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, अब यहाँ पे बेटा शब्दों का वर्गीकरण है। हिंदी भाषा विशाल सागर के समान है, जिसमें अन्य भाषाओं की शब्द रूपी नदियाँ आकर मिलती रहती हैं तथा इसे और भी समृद्ध बनाती रहती हैं। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। बेटा हिंदी भाषा जो है वह विशाल सागर के समान है, अथाह है, शब्दकोश भी अथाह है, जिसमें क्या है, जो हिंदी भाषा जो सागर के समान है उसमें बेटा कुछ तो अन्य भाषाओं के शब्द रूपी नदियाँ आकर मिल जाती हैं और मिल करके जो है वह हिंदी भाषा को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाती हैं। बेटा हिंदी भाषा जो है विशाल सागर के समान है और इस सागर में बेटा अन्य भाषाओं की शब्द रूपी नदियाँ आकर मिलती हैं और हमारी हिंदी भाषा को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाती हैं। तो भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है, भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है और कुछ शब्द जो है बेटा वह अन्य भाषाओं से लेती है। तो इस तरह से बेटा शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। बेटा हमारी जो हिंदी भाषा है वह कुछ शब्द तो स्वयं बनाती है और कुछ शब्द बेटा दूसरी भाषाओं से लेती है, दूसरी भाषाओं से ग्रहण करती है। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है 5 आधारों पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण बेटा 5 आधारों पर किया जाता है। एक बार फिर देखिए, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द कई प्रकार से बनते हैं। कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है। एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब वह भिन्न अर्थ देता है। बेटा शब्द कई प्रकार से बनते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं बेटा वो एक से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं। सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है। एक शब्द जब दूसरे शब्द से जुड़ता है तब वह भिन्न अर्थ देता है। जैसे बैल, यहाँ पर बैल है मतलब बैल के अर्थ दे रहा है पशु। फिर यह है गाड़ी, गाड़ी का मतलब वाहन, लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया गया तो अलग अर्थ देगा। ऐसे तो बैल है, बैल का मतलब पशु, गाड़ी का मतलब वाहन। अब जब दोनों को बेटा हम मिला देंगे तो अर्थ भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बैलगाड़ी मतलब बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। अब आइए बेटा पेज नंबर 50 पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। बेटा रचना के आधार पर शब्दों के फिर 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द, रूढ़ या मूल शब्द।
जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते। यदि इन शब्दों के खंड किए जाते हैं तो ये अर्थहीन हो जाते हैं। जो रूढ़ शब्द होते हैं बेटा, रूढ़ शब्द अपने विशेष अर्थ के लिए, रूढ़ शब्द जो होते हैं बेटा वह अपने विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे रूढ़ कहलाते हैं। जो शब्द बेटा, जो भी शब्द अपने विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, उसका अर्थ विशेष है, कोई भी शब्द जिसका बेटा अर्थ क्या हो, अर्थ विशेष हो, प्रसिद्ध हो, कोई भी शब्द अपने एक विशेष अर्थ के लिए जब प्रसिद्ध होता है बेटा, तब वह रूढ़ कहलाता है। रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? रूढ़ शब्द बेटा जो शब्द अपने विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, वह अपने शब्द के ऊपर नहीं बल्कि जो वो अर्थ प्रदान कर रहा है, जो वह अर्थ प्रदान कर रहा है उसका अर्थ ही विशेष है और उसका अर्थ ही प्रसिद्ध हो, तो वह रूढ़ कहलाएगा। और रूढ़ शब्दों को बेटा अगर हम टुकड़े करेंगे तो हमें कोई अर्थ प्रदान नहीं करेगा। रूढ़ शब्द जो है, रूढ़ शब्द अपने विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है, साथ ही साथ अगर हम इसको टुकड़े करते हैं तो ये अर्थहीन हो जाएगा, कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं। पुस्तक, नल, पानी, हाथी आदि शब्द का अर्थ है, परंतु यदि इन्हें हम टुकड़े कर दें, नल तो नल में ना और ला कोई अर्थ नहीं दे रहा है, ऐसे पुस्तक, इसी तरह से हाथी। तो जो रूढ़ शब्द होते हैं बेटा जब इनके हम टुकड़े करते हैं तो ये अर्थहीन हो जाते हैं और करके लिखा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रत्येक रूढ़ मूल शब्द का अपना निश्चित और विशेष अर्थ होता है। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द बेटा यौगिक, जैसा कि शब्द को बोलने से लग रहा है, यौगिक मतलब योग, योग, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। बेटा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक सार्थक शब्द बनता है उसी को यौगिक शब्द कहते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। जैसे रसोई घर, अगर हम रसोई घर को टुकड़े करें बेटा तो बनेगा क्या, रसोई प्लस घर। प्रयोगशाला, प्रयोग प्लस शाला। राष्ट्रपिता, राष्ट्र प्लस पिता। रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। तो यौगिक शब्दों के बेटा अगर हम टुकड़े करते हैं तो वे हमें अर्थ प्रदान करते हैं, सार्थक अर्थ देते हैं। ये सभी शब्द दो मूल शब्दों के जोड़ से बने हैं जिनका अपना विशेष अर्थ है। यौगिक शब्द का रूप लेने पर भी इनका अर्थ दोनों खंडों के अर्थ के योग से ही होता है। इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि द्वारा होती है। तो इस तरह से ये हो गया यौगिक शब्द। क्लास 8 आज बेटा आपको इतना ही पढ़ना है और फिर से समझना। आज बेटा आपको शब्दों का वर्गीकरण, शब्द और पद के विषय में जितना मैंने समझाया है क्लास 8 आज उतना आप समझेंगे। ये चैप्टर बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से फिर से पढ़िएगा।